हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हमारे दो टॉपिक हैं, इस चैप्टर के दोनों ही आखिरी टॉपिक हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन, मतलब सिलेक्टेड फील्ड में आपको सर्वे करना है, उसके बारे में बात होगी। और गरीबों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण, विस्तार, निर्धारक और परिणाम, इन दो टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोनों टॉपिक कक्षा 12वीं के भूगोल की पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के अध्याय 5 जिसका नाम है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, उसके टॉपिक हैं और ये आखिरी टॉपिक आपका होने वाला है चैप्टर का। तो बात करें और देखें यहां पर, तो देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रीय सर्वेक्षण एक चयनित अध्ययन के बारे में बात आता है। अब चयनित अध्ययन से मतलब क्या हो जाता है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चयनित अध्ययन से मतलब क्या है। तो अब आपको जब लोकल सर्वे की हम बात करते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मतलब क्या है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण का मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर, क्या है, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर कोई सर्वे होना। जब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर हम जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहलाता है। ये बात हम जानते थे, हमने पढ़ा भी हुआ है, हमने समझा भी हुआ है, इसमें हमें कोई शक नहीं है और इसको समझने में हमें कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब क्या है कि वैसे ही क्षेत्रीय मतलब स्थानीय, क्षेत्रीय का मतलब हो गया लोकल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर स्वरूप कैसे हैं, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं को समझने के लिए आपको सर्वेक्षण का महत्व है। और वो सर्वेक्षण क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्षेत्रीय सर्वेक्षण कहेंगे। प्राथमिक स्तर पर ही करेंगे ना हम कि क्या हमारे स्वरूप हो सकते हैं, क्या हमारे प्रक्रिया हो सकती है। मान लीजिए किसी ने नदी के बारे में पूछ लिया, स्वरूप क्या है, जंगल के बारे में पूछ लिया, स्वरूप क्या है, खेती के बारे में पूछ लिया, स्वरूप क्या है, प्रक्रिया कैसी चल रही है, घटना क्या हुई है, इन सबको समझने के लिए आपको क्षेत्रीय सर्वेक्षण का बहुत महत्व होता है। इसके बाद ही आप दूसरा सर्वेक्षण कर पाएंगे। एडवांस लेवल का सर्वे तभी हो पाएगा जब आपका प्राइमरी लेवल का सर्वे हो चुका होगा। किसी भी विषय या उसकी एक इकाई से संबंधित किसी विषय का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो वह अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा ही किया जा सकता है। तो आप ये इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इंपॉर्टेंस इसका ये अगला वाला पॉइंट आपको बता रहा है कि अगर आपको कोई सर्वे करना है, कोई सर्वेक्षण करना है, उससे कुछ विषय का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा ही उसकी स्टार्टिंग हो सकती है, तभी आप इसको समझ सकते हैं। यद्यपि यह आवश्यक है कि जिस विषय का चयन क्षेत्रीय अध्ययन के लिए किया गया है या किया जा रहा है वह उस क्षेत्र की प्रकृति एवं विशेषताओं पर होना चाहिए। मतलब किस पर होना चाहिए, उसकी प्रकृति और विशेषताओं पर यह अध्ययन होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत के अगर आप उत्तर पूर्वी भाग में, है ना, आप क्या, भारत के अगर उत्तर पूर्वी भाग में हम किसकी बात करते हैं, अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का अगर अध्ययन कर रहे हैं, बाढ़ आती है उसका हमें अध्ययन करना है, तो बाढ़ से होने वाले नुकसान का हम वहां पर क्या करेंगे, मूल्यांकन का सर्वेक्षण करेंगे कि वहां पर बाढ़ के कारण क्या क्या नुकसान हो जाता है। तो क्या है, इसका उद्देश्य स्पष्ट है, प्रकृति और विशेषताओं के बारे में भी हमें यहां पर जानकारी इसकी होती है। इस प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आप सूखे के प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं कि सूखे का प्रभाव क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। धुआं छोड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, सिंचित क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर की स्थिति आदि ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है ना, जिनका अध्ययन क्या है, सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, कि उनके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। क्लियर। अब आप किनका कर सकते हैं, तो आप अपने पाठ्यक्रम में निम्न विषय को चुन सकते हैं। आप कई सारे विषय यहां पर चुन सकते हैं जिनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण में आप उपयोग कर सकते हैं, जिनका क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकते हैं। जैसे कि भूमिगत जल की स्थिति के परिवर्तन के बारे में आप देखें। भूमिगत जल का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर को आप कैसे निकाल पाते हैं, तो हम 2-3 चीजों से ग्राउंड वाटर निकालते हैं। एक तो कुआं से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, कुआं से निकालते हैं, एक ट्यूबवेल से निकालते हैं, फिर इसके अलावा हम किससे निकाल लेते हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो तालाब वगैरह अगर हम देखें तो वो सब ग्राउंड वाटर, जो भी जमीन के नीचे का पानी है। तो हर जगह पर भूमिगत जल की स्थिति में अलग अलग है। बिहार में ग्राउंड वाटर का लेवल अच्छा है, वहीं महाराष्ट्र में कम है। तो इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, पहले और अच्छा था लेकिन नीचे गिर गया है। कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपना ग्राउंड वाटर लेवल को बहुत अच्छा किया है। तो इनके परिवर्तनों को लेकर आप क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर फील्ड पर जाना होगा, तभी आप कर पाएंगे। ऊर्जा प्रत्यय के बारे में आप बात कर सकते हैं।
आप मृदा क्षरण के बारे में बात कर सकते हैं। मृदा क्षरण को हम मृदा की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। इससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब होती है। तो इसके बारे में टाइप ऑफ इरोजन इसमें आ जाएंगे, कैसे कैसे क्षरण हो रहा है, गलीय अपर्दन क्या है, चादर अपर्दन क्या है, सीट अपर्दन क्या है, साधारण अपर्दन क्या है, ये सब देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, तो प्रदूषण आपने कई बार पढ़े हैं कि इसमें आप मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बातें करते हैं और इनको लेकर आपको क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। तो आपने कोई एरिया, सिलेक्टेड एरिया डिसाइड किया है, फील्ड सर्वे करना है आपको, एक निश्चित क्षेत्र में आप करना है। आपने क्या कर लिया, प्रदूषण की बात करेंगे और आपने एरिया चुन लिया कि इस गांव में देखना है। तो उसमें आप कौन कौन से प्रदूषण की बात करेंगे, पर्यावरण में आपको मृदा भी देखना होगा, आपको ध्वनि भी देखना होगा, आपको वायु भी देखना होगा, आपको जल भी देखना होगा। तो आप सबके बारे में टेबल बनाते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे। ऐसे ही गरीबी के बारे में कर सकते हैं, सूखा एवं बाढ़ के बारे में कर सकते हैं, भूमि उपयोग सर्वेक्षण और उसमें परिवर्तन की पहचान, इन सब के बारे में भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। अब विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण संबंधी कुछ निर्देश हैं। अगर आप करने जाते हैं फील्ड पर तो इन निर्देशों का आप ध्यान रखेंगे। विद्यार्थी को अपने अध्यापक की सहायता से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो आपको यहां पर तैयार करना चाहिए। संबंधित क्षेत्र का विस्तृत विवरण उसमें हो, क्षेत्र का मानचित्र हो, क्षेत्र सर्वेक्षण का उद्देश्य और समुचित प्रश्नावली कि हम क्या क्या प्रश्न इसमें डालेंगे, ये सब इसमें शामिल होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों को निम्न निर्देश देने चाहिए। टीचर भी क्या करेगा, जो स्टूडेंट है सर्वे कर रहा है उनको कुछ ना कुछ निर्देश देगा। जैसे कि जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण अगर वो करना चाहते हैं तो क्षेत्र के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, शिष्टाचारमय हो। ऐसा नहीं कि आप ओए डेटा बता दे, ऐसा नहीं। आप जाएंगे वहां पर, जैसे मान लो जनगणना करने वाले आते हैं, वो आया, वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ऐसे नहीं। आप जाएंगे, आप वो बैठते हैं, पूछते हैं कि बैठेंगे, बोले अच्छा हम जनगणना की तरफ से आए, आपके घर में कितने मेंबर हैं, अच्छा काम कौन कौन करता है, स्कूल भी जाता है कि कोई, प्यार से पूछेंगे शिष्टाचार तरीके से, तो आपको डेटा अच्छा मिलेगा। आप रूल होकर पूछेंगे तो हो सकता है सामने वाला डेटा आपको गलत दे दे। आप बोले क्या है, तो बोले हमारे घर में एक अंबानी है और एक अडानी है और एक फलाना है, एक ढिकाना है, उनने बोले नाम रखे हुए हैं, ऐसे भी आपको गलत गलत डेटा दे सकते हैं। तो आप अच्छे से बात करेंगे तो आपको एक्यूरेट डेटा वहां पर मिलेगा, सही डेटा आप वहां पर प्राप्त कर पाएंगे। साक्षात्कार देने वाले लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, मतलब जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, जिनसे जानकारी ले रहे हैं, जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, उनसे अच्छा व्यवहार करें। प्रश्न आसान भाषा में पूछें ताकि उनको समझ में आ जाए कि आप पूछ क्या रहे हैं। आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनकी भावनाएं आहत ना हो। मतलब प्रश्नों में आप इस तरीके के शब्द रखें, प्रश्न इस तरीके के रखें, उनका विषय इस तरीके का रखें कि उनकी कोई किसी प्रकार की भावना, चाहे धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत, किसी प्रकार की भावना आहत ना हो। सर्वेक्षण का उनको सही उद्देश्य बताएं। जैसे जनगणना वाला जाएगा और वो जा रहा है जनगणना करने और बोल दे के बोले ये बता रहे हैं कि बोले सबके खाते में पैसे डलवाएंगे या कटवाएंगे, तो फिर सर्वेक्षण सही नहीं होगा। आप सही डेटा, सही उद्देश्य बताएंगे तो आपको सपोर्ट भी करेगा सामने वाला। साक्षात्कार देने के वाले के विवरण का विस्तृत विवरण लिखें। यदि चाहें तो आप उसे लिखित विवरण दिखा दें कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, ताकि उसको क्या है, संतुष्टि, उसको ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि हाँ यही चीज लिखी गई है, तो वो और अच्छे से आपको डेटा बताएगा। अब हम बात करेंगे गरीबों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण, विस्तार, निर्धारक और परिणाम के बारे में। फील्ड सर्वे ऑफ पुअर, एक्सटेंड एंड डिटरमिनेंट्स एंड रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। समस्या, गरीबी का अर्थ किसी दिए हुए स्थान या क्षेत्र में, है ना। समस्या क्या है, समस्या जो आप देख रहे हैं, समस्या गरीबी का अर्थ किसी दिए हुए स्थान क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के। कैसे आप पता लगाते हैं गरीबी का, तो आप ये पता लगाते हैं पोषण के स्तर से, आय से और संपत्ति से, इससे आप पता लगाते हैं। ये आपकी समस्या है। समस्या क्या है, तो समस्या की हम बात करें तो गरीबी है। तो कैसे पता लगाएंगे, पोषण का स्तर मतलब खाने पीने का क्या स्तर है, न्यूट्रिएंट कैसा खाते हैं, खाना पोषण से भरपूर खाते हैं या नहीं, आय कितनी है, कमाते कितना है, और संपत्ति क्या है, इनके संदर्भ से आप इस संदर्भ में आप पता लगा सकते हैं गरीबी के स्तर को। यह एक ऐसी क्रमिक सीमा है कि क्रमिक सीमा की अवस्था होती है, इसके स्तर के नीचे के लोगों को गरीब वर्ग में रखा गया और इसके सापेक्षिक अवस्था में जो ऊपर होते हैं, जैसे आप देखें गरीबी रेखा यहां पर निकाल दी, ये रेखा है, इसके ऊपर जो है वो गरीब नहीं है, इसके ऊपर जो है वो गरीब नहीं है, और इस रेखा के नीचे जो है वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी है वहां पर, या गरीब है। तो अब यहां पर ये रेखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा कहते हैं, और इसके कुछ अपने मानक होते हैं, कुछ आय के मामले में, कुछ पोषण के मामले में, उसके आधार पर डिसाइड होता है। इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए कि अगर हम पैसे में बात करें तो अगर 1000 कहीं की वैल्यू डिसाइड है, यहां पर 1001 किसी की कमाई है तो फिर वो गरीब नहीं है, और किसी की 999 है तो वो कमाई है।
तो ये भी ऐसी आपको समस्याएं यहां पर देखने को आ सकती है। फिर भी हम एक रेखा से ही ये सारी चीजें निर्धारित करते हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इसमें भिन्नताएं आपको मिल सकती हैं। जब आप स्टेट वाइज जाते हैं तो आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। गरीबी के कुछ ऐसे निरपेक्ष पक्ष भी हैं जहां प्रादेशिक एवं सामाजिक भिन्नताओं के बावजूद ऐसे लोग हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो भी पिछड़े क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, वहां पर आप देख सकते हैं। यदि गरीबी दीर्घकालीन है तो उसको समझना कठिन है। अगर गरीबी लॉन्ग टर्म है तो उसको समझना कठिन है। दीर्घकालीन गरीबी की संरचनात्मक, उसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक गरीबी भी होती है। दीर्घकालीन गरीबी की संरचनात्मक गरीबी भी होती है। मतलब ये बहुत लंबे समय की गरीबी है, लंबे समय से गरीबी है। ठीक है। गरीबी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमान रूप से पाई जाती है। मतलब ग्रामीण भारत में गरीबी अलग है और शहरी भारत में गरीबी अलग है। दोनों की जगह गरीबी के स्तर अलग अलग होंगे। यदि हम चाहें तो गरीबी और उसके उन्मूलन का अध्ययन केंद्रीय सर्वेक्षण द्वारा कर सकते हैं। जो केंद्रीय सर्वे हुआ है या होता है उसके द्वारा हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण के आयोजन में सबसे पहले अध्ययन के उद्देश्य हमको बताने होंगे। हमारा उद्देश्य क्या होगा, तो हमने उद्देश्य लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या होंगे, गरीबी मापने के लिए मापदंडों की हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि हम किन मापदंडों के आधार पर गरीबी को मापने वाले हैं। तो पहली बात हम मापदंडों की पहचान करेंगे। आय संपत्ति पोषण संसाधन में, है ना, पोषण और संसाधन में अभिगम्यता के आधार पर लोगों के कल्याण का स्तर का मूल्यांकन। मतलब आप क्या करेंगे, यहां पर कल्याण के स्तर के मूल्यांकन की बात की गई है। गांव के निवासियों या स्थान विशेष जिसका सर्वेक्षण करना है कि ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक स्थिति के संदर्भ में गरीबी का वर्णन, है ना। तो आपको क्या करना है, गांव के निवासियों के स्थान विशेष जिसका सर्वेक्षण करना है, उनकी ऐतिहासिक और संरचनात्मक स्थिति के संदर्भ में आप गरीबी बताएंगे। गरीबी के निहितार्थ का परीक्षण, तो ये आपको यहां पर उद्देश्य में बताना होगा। इसके बाद बात आएगी व्याप्त की, कि मतलब सर्वेक्षण में क्षेत्रीय, कालिक और विषयक पहलुओं को स्पष्टतः समझना कि यहां पर क्या है, क्षेत्रीय क्या है, कालिक क्या है और विषयक पहलू जो है उनको एकदम क्लियरली समझना। क्षेत्रीय की अगर हम बात करें तो उपर्युक्त दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण अथवा नगरीय बस्तियों के कुछ चुने हुए भागों में सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है ना। क्या करते हैं, कुछ सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। चयनित क्षेत्र का विस्तार 250 हेक्टेयर, चयनित क्षेत्र का विस्तार कितना है, 250 हेक्टेयर या उससे अधिक, जिसमें 100 परिवार रहते हों, होना चाहिए। मतलब आपने क्या कर लिया कि भाई क्षेत्र क्या है, तो कम से कम 250 हेक्टेयर, कम से कम 100 परिवार रहते हो, कम से कम इतना तो क्षेत्र होना चाहिए। तो ये हमने क्षेत्रीयता की बात कर ली। कालिक की अगर बात करें, यदि अध्ययन की समस्या लंबे समय से है, यदि अध्ययन की समस्या कि वहां बहुत लंबे समय से जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो नहीं हुआ, ये समस्या है लंबे समय से है, तो गरीबी से जुड़ी है, तो अध्ययन औसत परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए, औसत परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए। जबकि अस्थायी गरीबी के लिए वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। अगर लंबी है तो औसत परिस्थितियां, और अगर अस्थायी है तो वर्तमान परिस्थितियां, ये हमको यहां पर ध्यान रखना है। विषयक क्या है, तो विषयक रूप से अध्ययन के लिए पारिवारिक इकाई को आधार बनाना चाहिए। उसमें सामाजिक, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, स्थायी एवं उपभोग्य संपत्तियां, आय व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, ऊर्जा सेवाओं जैसे अपेक्षित पहलुओं को लक्ष्य प्राप्त करने की सुविधाएं, गरीबी के निर्धारक एवं निहितार्थ जैसे पहलुओं को सम्मिलित करना चाहिए। इन सबको क्या करें, अगर आप इन सारे पहलुओं को सम्मिलित करते हैं तो आप आसानी से, अच्छे से आप गरीबी का सर्वेक्षण कर पाएंगे। अब बात आती है कि हम विधि और तकनीकी, जो हमने शुरुआत में बात करी थी, विधि और तकनीकी हमें सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहते हैं उससे जुड़े साहित्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वहां का लिटरेचर क्या है, हमें यह ज्ञान होना चाहिए। तथा गरीबी से जुड़े हुए सभी पहलुओं, जैसे गरीबी के स्तर का मापन कैसे करते हैं, मापदंड क्या है, गरीबी का कारण क्या है, आर्थिक विकास वहां पर कितना है, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार का है, इन सभी की जानकारी हमें होनी चाहिए, इन सभी का हमें ज्ञान वहां पर होना चाहिए। तथा जिला गणना रिपोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट या गणना रिपोर्ट है, ग्राम स्तरीय प्राथमिक सारांश, जो गांव में प्राथमिक लेवल पर जो समरी प्रोवाइड की जाती है, वो गांव के पटवारी, लेख, कृषक संबंधी कर्मचारी से आधारभूत आंकड़े हमारे पास आ जाने चाहिए।
ग्राम पंचायत के कार्यालय से गांव स्तरीय समस्त सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। अन्य जरूरत के आंकड़े स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल लेवल पर, तहसील या ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक मुख्यालय से हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि सर्वेक्षण संपूर्णता पर आधारित नहीं है तो क्या हो, प्रतिदर्श प्रारूप के शोध डिजाइन को तैयार करना चाहिए, हमें एक मॉडल तैयार करना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मानचित्र है तो आपके पास मानचित्र होंगे, तो जैसे आप मान लो मानचित्र 50,000, 1.25 लाख, 1 लाख प्राथमिक लेवल पर या और भी जो भी आपको उपलब्ध होते हैं, उन मानचित्रों की सहायता से आप क्या करें, गांव या उसके सीमावर्ती क्षेत्र की स्थलाकृति, टोपोलॉजी कैसी है वहां की, सीमा स्थलाकृति कैसी, अपवाह मतलब वहां पर नदियां कैसी हैं, किस प्रकार से फ्लो होता है, साल भर बहने वाली हैं, कम बहने वाली हैं, वो गांव का या क्षेत्र का बसाव कैसा है, हमने टाइप ऑफ जब शहर बसते हैं, गांव बसते हैं, उनके प्रकार देखे हैं, किस प्रकार से है वो, आवागमन और संचार के साधन क्या है, इनके बारे में हमें जानकारी हो, इनको हमने उस मैप पर देखा हो। ऐसे ही अगर आप देखें कि 1:4000 1:4000 वाले भू मानचित्रों तथा राजस्व अभिलेखों को राजस्व अधिकारियों से प्राप्त किया जाना चाहिए। फिर पर्यवेक्षण की बात आएगी, भाई पर्यवेक्षण भी तो करना है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधारभूत उपकरण के रूप में गरीबी से ग्रस्त लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाले भोज्य, खाने की जो चीजें हैं, भोज्य सामग्री, तो उसकी मात्रा क्या है, गुणवत्ता, ईंधन का उपयोग, पेयजल के बारे में, पेयजल के स्रोत, वस्त्र के बारे में, आवास की संरचना कैसी है, बीमारी के बारे में, है ना, बीमारी के बारे में, इन सब के बारे में, सामाजिक और राजनीतिक वंचन से जुड़ी गतिविधियों को समझना चाहिए। क्या क्या आपको वहां पर जिस क्षेत्र का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो गरीबी से ग्रस्त है, खाद्य सामग्री क्या है, उसकी मात्रा क्या है, गुणवत्ता क्या है, पेयजल क्या है, किस प्रकार का ईंधन उपयोग करते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कैसे आवास में रहते हैं, किस प्रकार की बीमारियां वहां ज्यादा है, सामाजिक और राजनीतिक संरचना कैसी है, या सामाजिक और राजनीतिक वंचन कैसा है, तो उन वंचन से जुड़ी हुई गतिविधियों को हमें समझना होगा। इनकी पुष्टि के लिए आवश्यक फोटो चित्र, रूपरेखा चित्रण, दृश्य श्रवण, आलेख जैसी विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, तब इन सारी चीजों को आप वहां पर समझ पाएंगे। अब फिर हमें मापन, जो चीजें हमने पहले देखी है वही हम सेलेक्ट कर रहे हैं। मापन, कुछ परिस्थितियों में वास्तविक मापन विधि अपनानी चाहिए, जैसे प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली भोज्य सामग्री की मात्रा, जल की मात्रा और पोषणीय मात्रा। ये मापन के लिए हम इन चीजों को यहां पर अपना सकते हैं। अगर व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात करें, चूंकि आपको लोकल डेटा उठाना है, लोकल डेटा इकट्ठा करना है, तो आपको लोगों से वहां पर बात करनी पड़ेगी। तो हम कैसे बात करेंगे, हमें उनसे मिलना पड़ेगा। पारिवारिक स्तर पर आंकड़े संग्रहण व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्रयत्न किए जाने चाहिए। कैसे, व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसके लिए परिवार के मुखिया अथवा अधिक जानकार व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहिए। मतलब आपको हर परिवार के मुखिया या जो जानकार है उसका आप साक्षात्कार लें। यदि आवश्यक हो तो गांव के नेता, सेवा संस्थाओं आदि का भी आप साक्षात्कार ले सकते हैं। सर्वेक्षण की जो योजना है वो क्या है, तो यदि सर्वेक्षण किए जाने वाले गांव के सभी परिवारों का सर्वेक्षण करना है तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव का सर्वेक्षण करना चाहिए। आपको एक घर में जाना चाहिए। यदि पूरे गांव का सर्वेक्षण नहीं करना है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, प्रतिदर्श एक सैंपल सर्वे, एक मॉडल सर्वे आपको तैयार करना होगा। ऐसी स्थिति में गांव के कई आधारों को विभाजित करके आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। जैसे परिवारों का स्तर आप देख लें, भू स्वामित्व वर्ग के आधार पर देख लें, सामाजिक वर्ग के आधार पर देख लें, अधिवासों का जाल देख लें, सकेंद्रीयकृत में विभाजित करके स्तरीकरण के परिवारों को आप देख लें, परिवारों का टाइप देख लें। तो उन तरीकों से ऐसे मापदंडों को आप कर लें, तो इनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, वहां का मानचित्र बनाकर आप पूछताछ कर सकते हैं और अपना सर्वे कर सकते हैं। संकलन एवं संगठन की बात आती है। आंकड़ों की प्रविष्टि एवं सारणीयन क्षेत्रीय सर्वेक्षण समाप्त करने के बाद संकलन, अग्रिम संगठन और विश्लेषण करने के लिए आंकड़ों का निम्न प्रकार प्रबंधन करना चाहिए। कैसे कैसे, तो एक एक करके पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको लिखना भी है, याद भी करना है। प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार की पहचान के लिए कोई संकेत हो। जिस परिवार का हम सर्वेक्षण कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा पोलियो वाले आते हैं तो आप ऐसे कुछ लिख देते हैं, ऐसे अपने घर के बाहर नंबर डले देखे होंगे। तो ये नंबर क्या बताता है कि हम अपना सर्वे यहां पर कर चुके हैं, तो इससे इनको पता चल जाता है। कई बार ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर सर्वे नहीं हो पाया। इस प्रकार से आपने घरों के बाहर ऐसे आपने नंबर देखे होंगे, तो ये संकेत आपको बनाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के लिए विशिष्ट संकेत का निर्धारण करें ताकि
पत्रक पर संलग्न संकलन का कार्य किया जा सके, है ना। प्रत्येक स्तंभ के लिए लक्षणों की विशिष्ट आप नाम दें कि भाई क्या लक्षण उनके नाम दें। अग्रिम गणनाओं के लिए प्रत्येक पत्रक यदि बनाया गया है तो सूचनाएं परिवार के संकेतों के आधार पर करनी चाहिए, है ना। उनके आधार पर आप इनको, जैसे ये संकेत आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार के संकेत आप बना दें। जो भी है उसमें अल्फाबेटिकल भी ले सकते हैं, चित्र बनाकर भी कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक ले सकते हैं, अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिख सकते हैं। सत्यापन एवं संगतता की जांच, आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रविष्टियों की यादृच्छिक या रैंडम की जो हम बात करें, कुछ प्रविष्टियों की रैंडम ऐसे ही जैसे नॉर्मली बीच बीच में जांच करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। सूचनाओं की संगणना, इसमें निम्न सूचियों की संगणना आपको करनी चाहिए। अगर आप सूचनाओं की संगणना मतलब कैलकुलेशन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो उनके लिए आपको इन सबको गणना करनी चाहिए। गरीबी के स्तर की जांच करने के लिए कुल संपत्ति, आय, व्यय, खाद्य उपभोग, पोषण स्तर आदि के आधार पर मापन करने वाली कल्याण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सूचक, परिवार की संरचना का आकार, व्यवसायों का प्रकार, शिक्षा का स्तर, जोतों का आकार, सिंचाई की स्थिति, पैदा की जाने वाली फसलों के प्रकार, जैसे गरीबी के कारणों की व्याख्या आपको करनी चाहिए। तो हो क्या गया है यहां पर, क्या क्या, सबसे पहले तो गरीबी के स्तर की जांच करने के लिए आपको कुल संपत्ति का पता हो, आय के बारे में पता हो, खाद्य व्यय के बारे में पता हो, खाद्य उपभोग के बारे में, पोषण स्तर इनके बारे में पता हो। परिवार की संरचना अगर आप करनी है तो आपको उसके आकार का पता हो, व्यवसायों के प्रकार का पता हो, शिक्षा का स्तर पता हो, जोत का आकार क्या है वो पता हो, सिंचाई की स्थिति ये सब पता हो। गरीबी के कारणों की व्याख्या करने वाले सूचक के साथ ही रोजगार की गौण स्रोत, उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व तथा लैंगिक समानता की स्थिति की भी गरीबी के कारणों में व्याख्या करनी चाहिए। तो उसमें हमें लैंगिक समानता, रोजगार, ये सारी बातें भी हमें वहां पर बतानी होती हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव की स्थिति को भी स्पष्ट करना होता है, जिसको हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। महिला और पुरुष में जो विभाजन समाज में आमतौर पर हर एक जाति, वर्ग और धर्म में देखने को मिलता है, उसकी भी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। तत्वों और स्थिति, तत्वों एवं युवाओं में शिक्षा का स्तर आपको देखना होगा, रोजगार की विविधता देखनी होगी, फसल उत्पादन, व्यय के प्रारूप, पोषणीय आधार, सुविधा, गरीबी के परिणामों से संबंधित सूचनाओं की संगणना आपको करनी पड़ेगी। इनको आपको यहां पर देखना पड़ेगा। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की, दृश्य प्रस्तुतिकरण की। गांव में गरीबी के वितरण प्रारूप को दर्शाने के लिए संक्षिप्त तालिका आपने तैयार करी, आरेखों और रेखा चित्रों का आपने प्रयोग किया। तालिकाएं भूस्वामित्व वर्ग, जाति आधारित वर्ग, पारिवारिक सामाजिक वर्ग के आधार पर बनाई जाती हैं। लोगों के कल्याण की स्थिति को कुल आय व्यय पर आधारित परिवारों के पृथक्करण के संयुक्त सूचकों का उपयोग करना चाहिए। संयुक्त सूचकों का हम उपयोग कर रहे हैं। लोक कल्याण की भिन्नताओं को गरीबी रेखा खींचकर, मतलब एक पॉवर्टी लाइन बना दें, ऊपर नीचे हमने जैसे बात करी है कि उसके नीचे जो लोग हैं उनको ज्यादा टारगेट किया जाना चाहिए। रेखा के ऊपर व नीचे विभाजित करके प्रदर्शित किया जा सकता है, बता सकते हैं। लॉरेंज वक्र की सहायता से भी यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। विषयक मानचित्र, गांव में अधिवासों की सीमाओं, कृषिगत एवं अकृषिगत क्षेत्रों के वितरण को क्षेत्र वर्तनी मानचित्र की सहायता से दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। यह मानचित्र गांव के कुछ सामाजिक वर्गों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं नियंत्रण स्वरूप को, असमानता के मुख्य कारण एवं गरीबी का आधारभूत कारण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए। तो ये विषयक मानचित्र के बारे में बात आ जाती है। सांख्यिकीय विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण मतलब स्टैटिकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो परिवार स्तरीय संकेतकों में कुछ अर्थ, मतलब निष्कर्ष, कुछ अर्थ निकालने के लिए साधारण वर्णात्मक सांख्यिकीय विधियों के साथ साथ साहचर्य, वर्णात्मक संबंधों, संयुक्त संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए। हमने ये सारे उपयोग अपनी किताब में पहले के चैप्टरों में देखे हुए हैं और उपयोग किया भी है। जैसे साधारण समानांतर माध्य औसत परिस्थितियों को इंगित करता है। जैसे हमने माध्य निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि औसत कमाई कितनी है। जबकि विचरण गुणांक विभिन्न पारिवारिक वर्गों में सामाजिक आर्थिक कल्याण में विसंगतियों को इंगित करता है। वो विचरण गुणांक से हम पता कर लेंगे, डेविएशन जो होता है। इसी तरह दो चरों के बीच संबंध क्या है, वो हम क्या, संबंधों की गहनता का मापन सहसंबंध गुणांक से, कोरिलेशन गुणांक जो होता है उससे पता कर लेंगे। इनका प्रयोग करके गरीबी अथवा अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों की संभावित कारणों की व्याख्या की जा सकती है। प्रतिवेदन लेखन, जो प्रतिवेदन लेखन आपको करना पड़ेगा। आपने जिस समस्या के अन्वेषण के लिए सर्वेक्षण किया था, आपने अध्यापक द्वारा निर्देशित समग्र विश्लेषण सामग्री का उपयोग करते हुए वर्गवार व्यक्तिकर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर
मानचित्र, आरेख, आलेख, फोटोग्राफ, रेखाचित्र सहायता से पुष्ट कीजिए। तो आप ये सब लिख देंगे, हमने क्या क्या किया था सारा कुछ लिख के, और वो अटैच करके भेज देंगे, रिपोर्ट तैयार करके भेज देना। अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं? सूखाग्रस्त केंद्र का अध्ययन करेंगे, जैसलमेर राजस्थान का। हम जानते हैं कि हमारे देश की जलवायु जो है वो कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, और उसके साथ ही जो ऋतु आती है उसको हम वर्षा ऋतु कह देते हैं। वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता ऐसे घटक हैं जो सूखा अथवा बाढ़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। ये स्थितियां बनती रहती हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत, चूंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यहाँ पर कृषि प्रधानता है, और कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर है भारत में, कि वर्षा अच्छी बहुत ज्यादा हो गई तो नुकसान, बिल्कुल खत्म हो गई तो नुकसान, तो वर्षा के ऊपर हमारी खेती आधारित होती है। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण इस समस्या का सामना भारतीय कृषक को करना पड़ता है। वैसे तो सूखे की गुणात्मक रूप से आर्द्रता की लंबी अवधि तक तीक्ष्ण कमी को कृषिगत सूखे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिंचाई आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, साथ ही साथ वार्षिक वर्षा सामान्य से 25% कम हो, उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। वो सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखा की स्थिति घोषित कर देते हैं, उसे सूखा कह दिया जाता है। यह सूखा जलवायु युगत है ना, या जलवायुगत शुष्कता की ऐसी भीषण स्थिति है जो मृदा नमी व जल के, है ना, मृदा नमी व जल को पादपों, पशुओं तथा मानव जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता स्तर में कमी कर देती है। शुष्क एवं उष्ण पवनें इसकी सहायक होती हैं, और फिर हमें पीने के पानी की दिक्कत और प्यास से या पानी के कारण आप देखें पादप मतलब प्लांट जो है वो खत्म होना स्टार्ट होते हैं, जीव जंतुओं पर असर पड़ता है, साथ ही साथ मनुष्य की जीवन शैली पर भी असर पड़ता है। इससे मनुष्य उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देता है। तो देखो अब क्या है, सूखा जो है, सूखा आपने देखा है, सूखा का मतलब क्या हो जाता है? आप जानते हैं सूखे का मतलब यह है कि पानी की उपलब्धता घट जाना, पानी या हम कहते हैं नमी की उपलब्धता कम हो जाना। तो ये क्या करती है? अब ये हमें बहुत परेशान कर देती है। हम पादप के मामले में, हम जानवरों के मामले में, अपने इंसान के मामले में अगर आप देखें तो पानी कम हो जाएगा तो एक स्थिति भयावह हो जाएगी, खेती नहीं कर पाएंगे, पेड़ पौधे सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, जानवरों को दिक्कत होगी। तो सूखा क्या है? मानवीय दुर्दशा के सबसे प्रमुख कारणों में से, ना क्या है, मानवीय दुर्दशा के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। मतलब यहां पर हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, बहुत स्थिति खराब आपको देखने को मिलती है, ये हो जाता है यहां पर। यद्यपि सूखे का अर्थ अगर आप देखेंगे, सूखे के अर्थ की अगर हम बात करें तो सूखे का अर्थ मरुस्थलीय एवं आर्द्र शुष्क परिस्थितियों से होता है। इस टाइप की अगर आपकी परिस्थिति हो गई है तो सूखा है, परंतु इससे मानव, कृषि, पशुओं और पौधों, उद्योगों के लिए सामान्य जलीय आवश्यकताओं की कमी से भी होता है, उसको भी आप सूखा कहते हैं। सूखे का प्रभाव क्या है? उसकी भीषणता एवं अवधि प्रभावित क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर होती है, उस पर निर्भर करती है, जिसका सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। कि भाई आप जिस स्तर जहां पर सूखा आएगा तो वो आपका देखेंगे आप सामाजिक स्तर पर भी कमजोर होगा, लोग भागेंगे वहां से, आर्थिक स्तर भी पीछे होगा, काम रुक जाएंगे वहां पर। विकसित व आर्थिक दृष्टि से संपन्न समाज तो सूखे की स्थिति से समायोजन कर लेते हैं। अगर विकसित और संपन्न समाज हैं, जैसे आप अगर सऊदी अरब वगैरह की बात करते हैं तो वहां पर वर्षा कम होती है, लेकिन वो बहुत विकसित है और संपन्न है, तो वो कहीं ना कहीं से इतना पैसा है कि उन्हें उससे कोई दिक्कत आती नहीं है। परंतु अगर हम गरीब की बात करते हैं और पिछड़े की बात करते हैं, जैसे अगर आप अफ्रीका के देशों में चले जाएंगे तो वहां पर आपको समस्या मिलेगी, क्योंकि वो गरीब है, पिछड़े हैं, तो वहां पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां जो गरीबी और पिछड़ापन से ग्रसित हैं, वहां पर लोग अपनी समस्याओं से निजात नहीं पा पाते, उनको जल की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। तो ये गरीब और पिछड़े लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, विशेषकर वे लोग जो एक ही फसल पर निर्भर है, एक ही फसल करते हैं, वो भी मानसून वाली। तो इससे क्या होता है, उनकी अर्थव्यवस्था, पशुचारण, ये सब निर्भर है, और इससे वे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। फसलों के खराब होने पर मानवीय दुर्दशा, भूख एवं कुपोषण का आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना, भूख एवं क्या करना पड़ता है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि आत्महत्या के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे आप आत्महत्या के रूप में भी देख सकते हैं। अब अगर आप इसका सर्वे कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे क्षेत्र में सूखे का मूल्यांकन और परिणाम के लिए निम्नलिखित उद्देश्य को लेकर सर्वेक्षण कार्य करना चाहिए। क्या कौन कौन सा उद्देश्य हमने सबसे पहले लिखा? क्षेत्रों की पहचान, अवलेखन जहां सूखा का प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या लिखा? सूखे के प्रथम दृष्टया व अनुभव
मतलब पहली दृष्टि में क्या आपके अनुभव पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक आपदा के रूप में वो लिखेंगे। फिर क्या होगा, सूखे से निपटने के लिए लोगों के को सुझाव देना कि लोग कैसे सूखे से निपट सकते हैं। तो ये तो उद्देश्य हो गया। अब बात करेंगे व्याप्ति। तो क्षेत्र, कालिक और विषयक व्याप्ति से संबंधित पहलुओं को समझाना कि भाई क्या क्षेत्र होगा, क्या कालिक होगा, विषयक, ये सब कुछ आपको बताना। क्षेत्रीय की बात करें तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में पूर्ववर्ती उद्देश्यों की जाति के लिए सर्वेक्षण करना, जो पूर्ववर्ती उद्देश्य हैं उनके लिए सर्वेक्षण करना। कालिक, यदि क्षेत्र में सूखे की पुनरावृत्ति होती है तो सूखाग्रस्त क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र की परिस्थितियों पर आधारित प्रत्युत्तरों के साथ साथ सामान्य वर्षों में कृषि उत्पादों के आंकड़ों की तुलना करना, कि अगर रिपीटेशन होता है तो आपने देखा कि पिछले सूखा के टाइम पर क्या था, पर सूखा के बाद सुधार कैसा हुआ, अब ये सूखा आया तो क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वैसे तुलना आपको करनी। विषयक की अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन, फसल भूमि उपयोग का मूल्यांकन, वर्षा को अनियमितता एवं अनिश्चितता और वानस्पतिक प्रारूप के माध्यम से सूखे के परिणाम, निर्धारक कारण और निहितार्थ को समझाना आपको चाहिए कि भाई क्या क्या निहितार्थ हो सकते हैं, उनको आपको समझाना चाहिए। उपकरण तकनीकें, तो आप देखें यहां पर द्वितीयक सूचना है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में विभिन्न वर्षों के लिए गए वर्षा के दिन एवं आंकड़े, फसल उत्पादन एवं जनसंख्या संबंधित मानचित्र एवं आंकड़े, विभिन्न संबंधित सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों एवं संगठनों से प्राप्त करने चाहिए। आपको ये डेटा आपको प्राप्त होना चाहिए, जिनको आप द्वितीयक सूचनाएं कहते हैं, इनको आपको कलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि क्या क्या, दैनिक ऋतु मानचित्र मौसम विभाग के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप IMD पुणे जो है वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कृषिगत विज्ञान विभाग से या कृषि सांख्यिकी विभाग से आप कुछ वहां का डेटा ले सकते हैं। राजस्थान सरकार जैसलमेर से वहां का उनका जिला गैजेटियर होगा, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जनगणना रिपोर्ट भारत सरकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। जिला रिपोर्ट ग्राम निर्देशिका राजस्थान सरकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। सांख्यिकी सारांश क्या है वहां का, आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरो राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार में उसकी राजधानी जयपुर से आप प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र आप देखें तो 1.5 लाख मापक के मानचित्र व सूखाग्रस्त क्षेत्रों के मानचित्र 1:5000 भूकर मानचित्रों से जलाशयों, भूमि उपयोग, अधिवासों, भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान आपको करनी होगी। उन्हीं पहचान के आधार पर फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपना मैप तैयार कर पाएंगे, आप अपना सर्वे पूरा कर पाएंगे। प्रेक्षण, प्रेक्षण का अर्थ है स्वयं देखने से है, लोगों से बात करना, जिसका हम साक्षात्कार कहते हैं। जल अभाव के कारण फसल खराब होना, चारे की कमी, भूख या अकाल मृत्यु के संबंध में सूचना एकत्रित करके उनका अभिलेखन करना, तो ये प्रेक्षण से संबंधित होता है। तो ये प्रेक्षण आपको, साक्षात्कार जैसी चीज है वो आपको करनी है। निर्धारित लक्ष्य प्रक्रियाएं, चयनित क्षेत्र गांव की फसल भूमि उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, वहां की नदियां, जलधाराएं, नाले, खुद जाकर आप देखेंगे, पोखर, कुएं, सिंचाई साधन, सूखे के परिप्रेक्ष्य में उनका विस्तृत अध्ययन, ये सारी बातें आपको करनी है। फोटो चित्र, रूपरेखा चित्र, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के समय सूखी भूमि एवं पशुओं को फोटो खींचकर अपने वर्णन में गुणात्मक वृद्धि आपको करनी चाहिए। लक्ष्य मापने के लिए सर्वेक्षण में एक गांव अगर हमने चुना है तो उस गांव का भू संपत्ति मानचित्र पटवारी से प्राप्त करते हैं। मानचित्र में खसरा तथा खेतों की सीमाएं एवं आय प्रदर्शित करेंगी, उसमें होंगी। ऐसे मानचित्र की प्रतियां तैयार करेंगे, कॉपियां तैयार करेंगे, उसमें सूचनाएं भरेंगे, सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप भरेंगे। कुओं में जल की गहराई, पोखर बोवाई है ना, पोखर बोवाई किए गए खेतों की संख्या, पीने के पानी की उपलब्धता, उनकी सुविधाएं, इन सबको का वर्णन आपके मैप पर होना चाहिए। फिर आएगा साक्षात्कार। ठीक है, तो साक्षात्कार, अब प्रेक्षण हमने कर लिया था, हम स्वयं जा जाकर चीजों का अनुभव हमने कर लिया था, अब साक्षात्कार की बात करेंगे। प्रश्नावली के अनुसार उत्तर देने वाले व्यक्ति जो कि साक्षात्कार देता है उसका उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर पूछे गए निम्न बिंदुओं के आधार पर करें। बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक, खराब और बहुत खराब। इस आधार पर आप क्या करें कि भाई क्या हमने उत्तर दिया है, क्या उत्तर हमने लिया है, इस आधार पर आप कर सकते हैं। पूछे गए प्रश्नों में अधिकांश विस्तृत चीजें से बर्फ वाले दिनों की संख्या, बुवाई, फसल की प्रकृति, पशु चारा, जल की प्राप्ति, रोजगार, इन सब पर आपको बात करनी होगी। सारणीयन, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से संग्रहित आंकड़े विभिन्न विधियों द्वारा सारणी के रूप में लिखने चाहिए, उनको टेबल के फॉर्म में आपको जमाना चाहिए। प्रतिवेदन और प्रस्तुतिकरण, रिपोर्ट तैयार करें, उसको रिप्रेजेंट करें। सर्वेक्षण की अवधि में एकत्रित सूचनाओं को विस्तृत प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करें, उसको आप पेश करें, जिसमें सूखे के कारण परिणाम, किस कारण से सूखा हुआ है, उसका परिणाम क्या है, अर्थव्यवस्था पर लोगों का क्या, अर्थव्यवस्था और से मतलब अगर उसका सूखे का जो असर पड़ा है वो अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा है, इससे लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी बातें आप आपकी रिपोर्ट में लिखेंगे और वो आपको सबमिट करेंगे।
तो ये हमारे टॉपिक थे कि भाई गरीबी को लेकर हम कैसे विस्तार, उसके तो निर्णायक है ना, तो निर्धारक, इन सब के बारे में हमने बात करी हुई थी। साथ ही साथ एक सिलेक्टिव फील्ड में सर्वे कैसे करते हैं उस पर भी हमने बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है, मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए यहाँ पर पैसा खर्च नहीं करना है। हमारे टॉप कोर्स हैं सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन, यूपी और बिहार बोर्ड। इन सभी के वीडियोस आप देख पाते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।